नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बताया। कोर्ट ने कहा कि राइट टू हेल्थ मौलिक अधिकार है। सरकार सस्ते इलाज की व्यवस्था करे। जो लोग कोरोना से बच रहे हैं वो आर्थिक तौर पर खत्म हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में सस्ती चिकित्सा भी शामिल है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने यह भी कहा कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उन अस्पतालों में किफायती उपचार का प्रावधान करें जो अस्पताल राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों के संबंध में भी पूछा। कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को आराम देने के लिए रोटेशनल ब्रेक की तैयारी के बारे में केंद्र सरकार से पूछा है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार विचार कर रही है और 2 दिन के भीतर वो इस संदर्भ में एक हलफनामा कोर्ट के समक्ष दायर करेंगे। कोर्ट ने अथॉरिटी से कहा है कि बड़ी मात्रा में टेस्ट किए जाएं और टेस्ट के नतीजों को सार्वजनिक किया जाए। आज की चर्चा में हम सुप्रीम कोर्ट के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कही गई बड़ी बातों का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर देविंदर सिंह राणा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, गंगाराम अस्पताल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर श्रीवास्तव, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कोर्ट ने स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पहले भी कई बार टिप्पणी की है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अगर बात करें तो स्थिति क्या है? देखिए, भारतवर्ष के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं 2 तरीके से प्रोवाइड हो रही है। एक है हिस्सा जो प्राइवेट सेक्टर का है और दूसरा हिस्सा है जो पब्लिक सेक्टर का है जी। आमतौर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं टर्शरी केयर में आती हैं, जैसे हम लोग दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं या बड़ी शहरों में बैठे हुए लोगों को, उन स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर ज़्यादा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है और कम हिस्सा गवर्नमेंट सेक्टर का है। लेकिन डाउन बिलो अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाते हैं तो इसका उल्टा है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में हम देखें कि एक कंपोजिट स्ट्रक्चर जो है हमारी स्वास्थ्य की रेस्पॉन्स को प्रोवाइड करने के लिए भारतवर्ष में विद्यमान है, और उसको हम देखें इस परिप्रेक्ष्य में जो कि कोरोना का परिप्रेक्ष्य है, जहाँ पे कि आज की तारीख में 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जहाँ 1.5 लाख के करीब, 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब आसपास मॉर्टेलिटी भी आ चुकी है। तो इसका अर्थ क्या रहता है? इसका अर्थ ये रहता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी हैं, वो चाहे वो प्राइमरी केयर की हो, चाहे वो सेकेंडरी केयर की हो, चाहे वो टर्शरी केयर की हो, चाहे वो प्रीडोमिनेटली प्राइवेट एंड लेस गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्रीडोमिनेटली गवर्नमेंट और लेस प्राइवेट की हो, वो सब जगह किसी ना किसी प्रकार से जो उसकी रिस्पॉन्स है उसको पब्लिक की इच्छा के अनुरूप प्रोवाइड करने में असमर्थ हो रही है। ठीक है। अब जब हम आज स्थिति देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोरोना तो हर गांव के अंदर भी है, शहरों के अंदर भी है, बड़े शहरों में भी है, किसी 3-4 स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे कि काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है। दिल्ली जैसे शहर में लगातार केस बढ़ भी रहे हैं। तो इस स्थिति को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें दूसरी चीज़ जो समझ आती है कि वहाँ पे कुछ हॉट स्पॉट भी बन रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हॉट स्पॉट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉट स्पॉट हो, वो भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और वहाँ पे उस बर्डन की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो इसे रेस्पॉन्ड करने में असमर्थ हो रही है। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि जहाँ जैसे दिल्ली जैसा शहर है जहाँ पब्लिक प्राइवेट मिक्स है सुविधाओं का, वहाँ पे उन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ती है, वो कीमत इतनी वेरिएबल है, जो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है वो इतनी वेरिएबल है। कुछ जगह तो अमूमन ऐसा इलाज होता है जिस इलाज को आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है प्राइवेट सेक्टर में जहां वो अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि अफोर्डेबल ट्रीटमेंट अभी नहीं आ पा रहा है। फिर हम उसके ऊपर और 5वीं चीज देखते हैं कि उसको जो कवर मिलता है, जो कवरेज कराया जाता है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो चाहे सरकार की स्कीम का हो, वो भी इनएडिक्वेट है। तो इन सब चीज़ों को देख के जो सुप्रीम कोर्ट ने
आज इसके बारे में अपनी एक टिप्पणी करी है कि ये ग्लोबल वार है और ये एक नेशनल लेवल पे वार फुटिंग पे लड़ी जानी चाहिए। इसके अंदर प्राथमिक तौर पे स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन हिदायतनामे के तौर पे जो सेंट्रल की गाइडलाइन है उनको अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। उसके लिए या तो अपने बिस्तरों की या अपने हॉस्पिटलाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ाएं या उस ट्रीटमेंट को आप अधिक मात्रा में अफोर्डेबल करने की कॉस्ट को सब्सिडाइज करें। तो ये सारी एक महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं और इन टिप्पणियों के साथ सबसे बड़ी चीज जो जुड़ के आती है, जो उन्होंने कहा है कि साहब ये राइट टू हेल्थ, बहुत टाइम से चर्चा चल रही थी राइट टू हेल्थ के बारे में, और राइट टू हेल्थ ऐसे नहीं हो सकता जैसे राइट टू एजुकेशन हुआ है जी। राइट टू हेल्थ अगर होना है तो राइट टू हेल्थ के लिए यू हैव टू वर्क आउट द कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा प्रति व्यक्ति, कितना पैसा लगेगा, देश में कितने की जरूरत है, वो सब करके होना चाहिए। लेकिन हाँ, कोविड स्पेसिफिक कंडीशन को देखते हुए एक जो सुप्रीम कोर्ट का हिदायत है कि ये राइट टू हेल्थ का टाइम है, इसके अंदर स्टेट को तो अपनी पैसा लगाए ज़्यादा या अपनी सुविधाओं को बढ़ाए या प्राइवेट सेक्टर से खरीदे ये सुविधाएं या उसकी कॉस्ट को जो है सब्सिडाइज करे। ये सारी चीजें वार फुटिंग पे करनी है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो हिदायतें आई है सुप्रीम कोर्ट की और जिस समय आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंदर स्टेट और सेंटर को मिलकर के एकजुट करके तो जितना जल्दी से जल्दी हलफनामा दाखिल करना है वो करें और उस पर कार्रवाई भी करें। ठीक है, ठीक है डॉक्टर राणा, अगर निजी अस्पतालों के नज़रिए से मैं समझूं तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या नजरिया है और क्या चुनौतियां हैं जो सामने आ रही हैं? यदि सिर्फ आपका सवाल इस पैंडेमिक के बारे में ही है तो मैं दिल्ली के बारे में बोल सकता हूँ। यहाँ बहुत अच्छा सरकार के साथ निजी हॉस्पिटल और जो ट्रस्ट रन हॉस्पिटल वो कोऑपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छा सिस्टम है। सरकार के पास लगभग आज की डेट में भी 18,000 से ज़्यादा बेड हैं और उसमें 2/3 बेड जो हैं या हाफ बेड जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही हैं। वहाँ फ्री इलाज मिलता है, बिल्कुल हर एक चीज़ फ्री मिलती है, टेस्ट फ्री होता है, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, सब कुछ फ्री मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार ने ज़रूरत के मुताबिक 20% से लेकर 60% तक बेड रिजर्व किए और चाहे डॉक्टर श्रीवास्तव कह रहे थे कि कंपनसेशन करनी चाहिए, कंपनसेशन तो नहीं की, फिर उन्होंने कुछ रेट फिक्स अप किए सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से और वो रेट काफ़ी बिलो जो हमारी कॉस्ट आती है उससे कॉस्ट के बिलो है, पर नेशनल इंटरेस्ट के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो भी रेट फिक्स अप किए हैं वो कॉस्टली नहीं है। और सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भाई क्लियर लिखा है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं वो जाएं और जो बाकियों के लिए सरकारी अस्पताल में है ही है और प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए फिर भी उन्होंने बोला है कि कुछ परसेंटेज जो हैं जो EWS पेशेंट हैं उनको ट्रीटमेंट किया जाए, तो वो ट्रीटमेंट होता है उनका और उनका फ्री होता है। और जो लोग, और मेरे मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल की एक प्रॉब्लम है आज की डेट में, एक बड़ा डायलेमा जो दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले किया था, बहुत अच्छा किया था कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बस जाएँ प्लस EWS वाले पेशेंट जाएँ और उनके रेट प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मर्जी से चार्ज करें जो उनके नॉर्मल रेट्स हैं। अब रेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने कैप किए हैं, तो कैप रेट्स पर कैसे सब्सिडाइज ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, वो उसका एक ही है कि जहाँ जो बेड हैं, जहाँ लाइक से सिंगल रूम हैं, बहुत से लोग हमारे सिंगल रूम मांगते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कहते हैं इससे दुगना कीमत लो तब भी अफोर्ड कर सकते हैं, पर वो हम नहीं कर सकते हैं। कैप चार्ज के लिए जो आइसोलेशन है उसके लिए हम 10,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं, तो उसमें एक रूम में 2 बेड लगाओ, 3 बेड लगाओ, डिपेंडिंग ऑन जितने बेड लग सकते हैं और तभी वो अफोर्डेबल किया जा सकता है और अफोर्डेबल कर रहे हैं। आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट तो इसको बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रही है, तो बिल्कुल अफोर्डेबल है। आई डोंट थिंक ये नॉन अफोर्डेबल है दिल्ली में, बल्कि लोगों को जिनको ज़्यादा सहूलत चाहिए वो लोग वंचित हो गए हैं, क्योंकि बहुत से जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो जितने भी बेड रिजर्व किए जाते हैं उन पर कैप रेट से ऊपर चार्ज कर ही नहीं सकते हैं। तो कैप रेट से ऊपर जब चार्ज नहीं कर सकते तो अफोर्डेबल ही हो गए। बल्कि हमारे बहुत से पेशेंट हैं, मैं आपको कह सकता हूँ, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं 2/3 पेशेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे फुल रेट लो जो गंगाराम लेता है और वो उस रेट पर हमें कमरे दो, पर हम दे नहीं सकते हैं उस रेट पर। तो आई थिंक जहाँ तक क्वेश्चन है इस पैंडेमिक का और जहाँ तक दिल्ली का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी तरह डील किया जा रहा है और बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी है सबके लिए, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं। बल्कि अमीरों के लिए तो
जरूरत से ज़्यादा सस्ता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें और कोरोना महामारी की भी बात है और पूरा अगर ओवरऑल हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जिस तरह से कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये राज्य का विषय है और केंद्र की तरफ से हम देखते हैं कि कई योजनाएं लाई जा रही हैं, आयुष्मान भारत, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को किफ़ायती इलाज मुहैया हो। तो जिम्मेदारी को लेकर अगर केंद्र और राज्यों की बात करें तो क्या इसे लेकर आप क्या कहेंगे, ये सही तौर पर है या इसको लेकर भी कुछ और नियम कायदे बनाने की ज़रूरत है? देखिए, स्वास्थ्य की जो सब्जेक्ट है स्वास्थ्य का, जी। वो स्वास्थ्य का सब्जेक्ट, स्वास्थ्य सुविधाओं का सब्जेक्ट, हेल्थ केयर का सब्जेक्ट, हेल्थ केयर सर्विसेज का सब्जेक्ट जो है जी। वो हेल्थ केयर सर्विसेज का सब्जेक्ट स्टेट की जिम्मेदारी माना जाता है। जी। एक सब्जेक्ट उसके अंदर जो दोनों को काटता है वो है मेडिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट। वो कंकरेंट लिस्ट में है और वो स्टेट और सेंट्रल दोनों की जिम्मेदारी मानता है। और जहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बिना ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के नहीं हो सकती, तो दोनों की एक लिंकिंग भी है, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ। डॉक्टर नहीं होगा तो और सारी चीजें होने के बावजूद भी स्वास्थ्य सर्विसेज जो है वो नहीं मिल सकती। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो भारतवर्ष के अंदर आज की तारीख में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो उतनी नहीं है जितनी की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। ठीक है। इसका मतलब है कि स्टेटों के अंदर बहुत वेरिएशन नजर आएगा। किसी स्टेट के अंदर एक डॉक्टर 2000 की पॉपुलेशन पे है, किसी में 3000 की है, किसी में 1400 की पॉपुलेशन पे है। जैसे केरला जैसी स्टेट है तो वहां पे तो और बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो ये वेरिएबल है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है स्टेट रन स्वास्थ्य सर्विसेज के ऊपर। जिन स्टेट्स के अंदर डॉक्टर ज्यादा है, हॉस्पिटल ज्यादा है, उन स्टेट्स के अंदर हर प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराने की शक्ति है स्टेट के पास, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अब उसमें अगर आप पैसा लगा दोगे तो वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो आम आदमी तक पहुंच जाएंगी। पैसा लगाने का अर्थ ये होता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को अफोर्डेबल कर देना। जी। अफोर्डेबल के दो अर्थ होते हैं, एक वो जो कि प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए सस्टेनेबल हो, उनको नुकसान ना हो, और दूसरा वो जो आम आदमी जब वो सुविधा लेने जाए तो उसकी जेब पे भारी ना पड़े, उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ना करना पड़े, उसको कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंसेस से ना गुजरना पड़े। अगर वो एपीएल का है तो वो बीपीएल में ना चला जाए। ये सारी चीजें जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को देखनी पड़ती हैं। तो उस तरीके से एक तो कुछ वो कैपिंग करती है और दूसरी कॉस्ट की कैपिंग करती है, जैसे कोविड में करा, और दूसरी वो कुछ प्रकार की सहायता करती है उन लोगों को जो कि बीपीएल है, जो नहीं पहुंच पाते या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी अपने रूल्स एंड लॉज बनाती है, दिल्ली में जैसे बने हुए और जगह भी बने हुए। तो इन सारी चीजों को अगर आप मिक्स करके देखते हैं तो कुछ चीजें बिल्कुल निकल के आती है साफ साफ कि भारत के अंदर बहुत सारे आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस हैं टर्शरी केयर में, जहाँ पे बढ़िया से बढ़िया इलाज होता है, वैसा इलाज होता है जो कि किसी बड़े से बड़े कंट्री में हो सकता है। लेकिन साथ में भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही किसी भी वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और उनके हेल्थ सीकिंग बिहेवियर डिफरेंट है, बहुत सारे कारण हैं। तो जब हम बात करते हैं राइट टू हेल्थ जी, तो राइट टू हेल्थ का क्या आधार बनता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मुझे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुविधाएं प्रोवाइड करे जिससे कि मैं बीमारी से मुक्त हो पाऊं, ठीक है, बीमार ना हो। तो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों सुविधाएं हो गई। अब ये दोनों सुविधाएं अगर मुहैया करानी है तो सरकार सिर्फ जब राइट टू हेल्थ को एक्चुअल अक्षरशः पालन करेगी तो उसको हर चीज पे काम करना पड़ेगा, मेडिकल एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा,
जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में डॉक्टर प्रोड्यूस हो। पैरामेडिकल एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा, जिससे उनको सपोर्ट करने वाले स्टाफ मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना पड़ेगा, जिससे कि वो पब्लिक सेक्टर में और ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में इतनी मात्रा में अस्पताल और उसके इक्विपमेंट लगा सके। उसकी कॉस्टिंग पे भी काम करना पड़ेगा, इंश्योरेंस सिस्टम पे भी काम करना जी। पड़ेगा। और उन सब के साथ साथ एक जहाँ पे वो नहीं दे पा रही, सरकार अपनी पब्लिक सिस्टम से सुविधा नहीं दे पा रही, लेकिन जो आम आदमी है उस तक नहीं पहुंच पा रही, जैसे बीपीएल ग्रुप वाला, तो उसे स्ट्रेटेजिक परचेजिंग भी करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस के ऊपर भी बात करना पड़ेगा। तो अपने आप में ये स्ट्रक्चर अभी हिंदुस्तान में इवॉल्व हो रही है, हाँ। अभी पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुई है। तो ये जब धीरे धीरे इवॉल्व होगी तब ये अपना सही असर दिखाएगी। तो राइट टू हेल्थ अपने आप में टोटल वे में एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन राइट टू हेल्थ ड्यूरिंग द कोविड पीरियड डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो कि आज हमें वार फुटिंग पे करनी है, सरकार को भी करनी है, और वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राणा, जैसे आपने कैपिंग को लेकर हमें बताया इस पैंडेमिक के दौरान, मैं समझना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं देखें तो आम लोगों के मन में यही धारणा है निजी अस्पतालों को लेकर कि बेवजह पैसा लिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा खर्च है। एक तरह से समझिए कि पूरी कमाई चली जाएगी अगर कोई बड़ी बीमारी का इलाज प्राइवेट अस्पताल में लोग कराने आए। तो इस धारणा को कैसे बदला जाए, और क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे जो इलाज हो वो निजी अस्पतालों में भी किफ़ायती मिले लोगों को? मेरे ख्याल में इसमें सरकार, एनजीओज, मीडिया सबका रोल प्ले करना होगा। दो फैक्टर हैं। एक, सरकारी अस्पताल ऑफ कोर्स निजी हॉस्पिटल के बराबर नहीं है, उनमें कई अपनी लिमिटेशन है। जैसे सर ने बताया, डॉक्टर श्रीवास्तव ने, कि भाई कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, एजुकेशन, वो कई प्रॉब्लम है, दे विल रिक्वायर लॉट ऑफ डिस्कशन। पर आफ्टर ऑल सरकारी अस्पताल में भी इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा नहीं होता, वहाँ भी अच्छा इलाज होता है, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर होते हैं, और सारे डॉक्टर वहाँ खराब, ये नहीं है कि पहले बैठते हैं, काम नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं। तो उन पर भी बोझ ज़्यादा है। लोगों को क्यों भरोसा नहीं है सरकारी अस्पताल? इस वक्त दिल्ली सरकार के कोरोना के टाइम में भी ऑलमोस्ट 50% बेड पीक पर खाली रह रहे थे। तो क्यों लोग प्राइवेट अपने जान लेते हैं? कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होती है, दूसरा डॉक्टर्स कम पेशेंट देखते हैं, उनको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उसके लिए प्राइवेट लोग जो हैं वो अपना पैसा देते हैं। ये लोगों की धारणा और है कि वहाँ फ्री मिलता है, यहाँ पैसे से मिलता है। ट्रीटमेंट वहाँ भी फ्री नहीं मिल रहा है, वहाँ एक्सचेकर से पैसा जा रहा है, उसकी कॉस्ट करेंगे तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर ही आएगी। पर ये लोगों की धारणा गलत हो गई है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसे हॉस्पिटल की काम कर रहा हूँ जहाँ एक भी नया पैसा किसी के ट्रस्टी के घर नहीं जाता है, किसी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और डॉक्टरों के लिए भी पूरे एक डिफाइंड तरीके से पैसे जाते हैं। तो वहाँ भी हमें इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कि गंगाराम में लोग आएँ, एक पैसा चाहिए एट द एंड ऑफ डे। वो लोग, ये एक किस्म का लोगों का प्राइवेट फंडेड हॉस्पिटल है, जो हम लोगों को अपना ओन है कि पैसे डालते हैं, कुछ लोग फ्री ट्रीटमेंट कराते हैं, कुछ 100% कराते हैं, कुछ 80% कराते हैं, कुछ 60% कराते हैं। फिर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं तो उनको रिटर्न भी चाहिए। कैसे कह सकते हैं गवर्नमेंट अपनी एजेंसी बना दे एक, जिसमें हर शहर में बड़े टर्शरी केयर में क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, सेकेंडरी में क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। दूसरा, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर चूज कर रहा है कि मैं ऑल इंस्टीट्यूट में काम करेगा, दूसरा कहीं का चूज कर रहा है, कोई प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई चूज कर रहा है मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। एक राइट है, उसका बर्थ राइट जो है आप कह रहे हैं मौलिक राइट है। डॉक्टर को आप ये प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि उसका राइट नहीं है, राइट टू अर्न की। बट एक प्रोफेशनल की एक उसकी अपनी इच्छा है, उसके लिए वो लोग उसको पैसे देने जाते हैं, वो लोगों को टाइम देता है। और ये मेरे ख्याल में एक मिसकंसेप्शन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ओवरचार्ज करते हैं, एट द सेम टाइम मिसकंसेप्शन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केयर नहीं होती है। दोनों मिसकंसेप्शन, इसको बैलेंस आउट करना होगा। आप प्रैग्मेटिक अप्रोच करो, एक प्रैग्मेटिक कॉस्टिंग कर दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, और उसको जब आप प्रैग्मेटिक कॉस्टिंग करेंगे तब आप लोगों की धारणा को ठीक वो कर सकते हैं। बट मैं कह सकता हूँ कि मीडिया ने बार बार ये इन्फ्लेट करके कि प्राइवेट हॉस्पिटल लुट गए, पैसा तो लगेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक कॉस्ट करो पर पेशेंट ट्रीटमेंट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कितना कॉस्ट होता है, इरमन हॉस्पिटल में कितना कॉस्ट होता है, किसी और, तब आपको पता लगेगा कि वहाँ कितनी कॉस्ट होती है अल्टीमेटली, और गंगाराम में क्या कॉस्ट हो रही है, अवलो में क्या कॉस्ट हो रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट देखो। लाइक गंगाराम हॉस्पिटल तो लोगों का अपना इन्वेस्टेड मनी है, इट इज पीपल जो ओन हॉस्पिटल, पैसा देते हैं, यहाँ लगाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा के घर चले जाते हैं, एक मंदिर है उनके लिए।
कोई कई कई जगह मंदिर प्राइवेट हैं तो वहाँ उनको पैसे लगेंगे ही। डॉक्टर श्रीवास्तव दोनों तरफ गवर्नमेंट में भी हेड रहे, अब कई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडवाइजर हैं, दे ही नोज अबाउट बोथ साइड एक्चुअली। ठीक है। तो आई थिंक ये बिल्कुल धारणा ही गलत है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता। ठीक है। ऐसे तो स्कूलों डॉक्टर के बारे में- श्रीवास्तव, जिस तरह से डॉक्टर राणा कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर ये धारणा है कि वो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं वहाँ, तो सरकारी अस्पतालों को लेकर ये धारणा है कि इलाज सही नहीं मिलता। इस धारणा को कैसे बदला जा सकता है? और हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह से पहुँचाना, हर एक की पहुँच में लाना अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम ये सिचुएशन अगर हमारे दिमाग में क्लियर आ गई है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इससे ऊपर है। अच्छा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बजटिंग पे, कि आप स्वास्थ्य सुविधाओं पे अपने जो आपका बजट देते हो वो कितना है जीडीपी का, क्या वो एट पार है उन देशों के जिन देशों के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है? तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो हमारा जीडीपी का जो है 1.4 है आज की तारीख में। सरकार इससे पहले की सरकारें भी हमेशा ये प्रॉमिस करती रही कि हम 2.5 करेंगे। अब 2.5% करने का मतलब ये है कि अगर हम ये भी प्रिज्यूम कर लें कि आज 1.4 है जिसके अंदर की अब सारी की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं गवर्नमेंट के इस एक्सपेंडिचर से राइट टू हेल्थ देने की कोशिश करें तो वो होगा नहीं। अब हम इसको 2.5 अगर करेंगे तो 2.5 करके जो एलोकेशन है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, स्पेंडिंग कैपेसिटी स्टेट में है कि नहीं? क्योंकि उसमें ये थोड़ी है कि पैसा ही दे दिया, पैसा सही तरीके से लग पाया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने में, पैसे का उपयोग उन मरीजों के लिए हो पाया जो कि देने में असमर्थ है, जिनको अफोर्डेबल हेल्थ केयर चाहिए। इसके लिए मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने आप में समय लगाती हैं करने के अंदर। तो वो जो हमें अब इसके ऊपर की चीज़ है कि जब तक आपका पैसा बजटिंग बढ़ेगी नहीं तब तक आपकी अफोर्डेबल हेल्थ केयर नहीं होगी, और जब तक आपकी अफोर्डेबल हेल्थ केयर नहीं होगी तब तक ये ब्लेम ज़रूर लगता रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर तो साहब बहुत पैसा खाते हैं, वो तो मरीज़ को लूट के ले जाते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो इतनी भीड़ है कि डॉक्टर साहब 1 मिनट लगाते हैं मरीज को देखने के लिए। तो हम क्या करें? हम मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम कहते हैं यार हमारा इंश्योरेंस कवर है, चलो प्राइवेट में चले जाते हैं। प्राइवेट में जाकर के उन्हें अपने आप को, प्राइवेट सेक्टर वाले को एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ता है। वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर जीरो प्रॉफिट पे है जैसे गंगाराम में है तो उसके लिए भी तो उसको एक प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा, बंद हो जाएगा। तो उसके अंदर घूम फिर करके यही स्थिति आ जाती है कि मरीजों में वो मिसट्रस्ट आता है कि यार वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने कहा भाई ये टेस्ट करा लो, इस टेस्ट में कोई रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने कहा दूसरा टेस्ट करा लो। फिर उन्होंने हमसे कहा कि साहब ये हमारे पास 3 किस्म के बेड है, आप चूज कर लीजिए कौन सा लेना चाहेंगे। तो हमें तो ठीक से पता नहीं था, तो हमने ये वाला बेड ले लिया। फिर जब बेड ले लिया फिर उसके बाद हमें ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो हमारी बिलिंग में ये बढ़ गया, 10 इन्वेस्टिगेशन ये हो गए। तो इन सब का जो ओवरऑल इम्प्रेशन बनता है कि भाई हम गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमारा तो साहब बैंक बैलेंस खाली हो गया, ये बनता है। लेकिन सब में नहीं होता, लेकिन प्रचारित तो यही ज़्यादा होता है ना। जैसे कई बार टीवी पे भी प्रचारित हुआ कि साहब उस मरीज को, डेंगू के मरीज को इतना पैसा देना पड़ा, कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन करना पड़ा। तो मेरा कहने का सिर्फ अर्थ इतना है कि जो समस्या है, समस्या का समाधान जहाँ एक साइड पे राइट अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ बजटिंग जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, उनके अस्पतालों को रन करने में लगती है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी साइड पे एक कॉस्टिंग का मैकेनिज्म वर्क आउट करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी ओवर चार्ज करते हैं उनके ऊपर एक तरीका चेक एंड बैलेंस हो। और तीसरा जो है टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा कि रियल टाइम के अंदर आप उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर पाए। नहीं तो क्या होता है कि अब आपने 6 महीने बाद पेमेंट किया जी। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को, तो वो उसके लिए वायबल नहीं है। तो जो ये मिथ है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर तो ठीक इलाज नहीं होता, प्राइवेट हॉस्पिटल में ठीक इलाज होता है लेकिन बहुत महंगा होता है,
उसको दूर करने के लिए आपको बजटिंग बढ़ाना अति आवश्यक है, और जितनी शीघ्र आप बजटिंग बढ़ाओगे उतनी शीघ्र ही ये चीज़ें होंगी। थोड़ा बहुत हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इंटरफेस भी हो रहा है, लेकिन अभी उस रफ्तार से नहीं हो रहा है जिस रफ्तार से कोविड जैसी कंडीशन जो बड़ी विकराल रूप से बढ़ती है। अगर आगे बाई चांस खुदा न खास्ता 2 साल बाद कोई दूसरा ऐसा पैंडेमिक आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि हम 2 साल बाद भी उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंशियली प्रॉपरली बजट कर पाएंगे। ठीक है। हमें बजटिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी के साथ आज की चर्चा का समय पूरा हो गया है। डॉक्टर आर के श्रीवास्तव आपका, डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो किसी भी देश में स्वास्थ्य का अधिकार जनता का पहला बुनियादी अधिकार होता है। स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ और विकसित देश के निर्माणकारी तत्व है। देश में 80% शहरी और करीब 90% ग्रामीण नागरिक अपने सालाना घरेलू खर्च का आधे से अधिक हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च कर देते हैं। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है। हालांकि पहले से ही चुनौतियां काफी हैं और कोरोना महामारी ने इसे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इन हालातों में भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है, जिस दिशा में राज्य सरकारों को भी बड़े कदम उठाने होंगे। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।